आज हम शुरू करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस, फॉस्फेट एंड सल्फेट। इन सबको हमें रिमूव करने की बॉडी से ज़रूरत है, क्योंकि अमोनिया ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, और ये सब जो मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं। ठीक है, अब जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। तो अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है इसलिए इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होती है उसको एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए बॉडी से। देन यूरिक एसिड जो है सबसे कम टॉक्सिक होता है, और ये रिमूव होता है विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। बहुत कम से कम में एकदम लीस्ट टॉक्सिक होता है क्योंकि। और यूरिया, यूरिक एसिड दोनों ही लेसर टॉक्सिक है, और ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो जैसे मेराइन जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो अमोनिया उन पे लार्ज है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर होता है, ये वहाँ पे एक्वेटिक में है ना, तो वो आराम से उसको अमोनिया को एमोनोटेलिक वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो यूरिया और यूरिक एसिड की टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, क्योंकि कंजर्व करने के लिए वाटर, क्योंकि इतना वाटर नहीं है कि हम उसको वेस्ट में को रिमूव करने के लिए यूज़ करें, इसलिए ये जो है लेसर टॉक्सिक होते हैं और कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होती है। ठीक है, देन जो ऐसे जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। उनके एग्जांपल्स है बॉनी फिशेस, वो बॉनी फिश ऑस्ट्रियो वाला, और एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, और जैसे फिशेस में तो बॉनी फिशेस होगी, और जितने एम्फीबियन इंसेक्ट जो एक्वेटिक है वो। अब अमोनिया जो है वो रेडियली सॉल्यूबल होता है, एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस, गिल सरफेस एज अमोनियम आयंस। किडनी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती है। अब यूरियोटेलिक, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? मैमल्स, मेराइन फिशेस एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। ठीक है, एक तो ये टेरेस्ट्रियल के लिए लोग हो गए, तो एक तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होगा और मैमल्स होगा। एक एक्स्ट्रा ये है मेराइन फिशेस। ठीक है, मेराइन फिशेस भी यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। इनका मेटाबॉलिज्म से अमोनिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोई भी हम कुछ भी खाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है, वो कन्वर्ट होगा यूरिया में। लिवर में एक साइकिल होती है ऑर्निथिन साइकिल, तो उससे कन्वर्ट होगा यूरिया। देन वो यूरिया ब्लड में रिलीज हो जाएगा, फिल्टर और एक्सक्रीट होगा किडनी के द्वारा। यूरिया का सम अमाउंट रिटेन्ड इन किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, देन जो लोग यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। ठीक है, इसमें कोई फिशेस टाइप की नहीं आ रही, ये पूरे टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि ये सबसे कम टॉक्सिक होता है तो सबसे कम वाटर चाहिए होता है, तो इसलिए इसमें कोई मेराइन, कोई फिशेस टाइप की जैसे नहीं आई है। ठीक है, तो पूरे टेरेस्ट्रियल लोग हैं सारे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो जैसे हमने देखा है ना कि चिड़िया कैसे करती है, मतलब बहुत कम से कम वाटर में चाहिए होता है उनको, तो ये बर्ड्स इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। ठीक है, तो जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें ऑर्गन से सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म होता है किडनी, प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, एनिलीड, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल जैसे एम्फिऑक्सस है। इन सब में क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, रोटिफर्स में, एनिलीड्स में और सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रीडिया होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे अर्थवॉर्म और एनेलिडा, इनमें नेफ्रीडिया होती है। अर्थवॉर्म और एनेलिडा में नेफ्रीडिया होती है, और इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस में मार्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्रूटेशियस लाइक प्रॉन्स, उसमें एंटीनियल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, फिर हम किडनी का डायग्राम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो इसमें 2 किडनीज़ हैं, इनकी लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस है 2 से 3, तो 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3। ठीक है, जो आउटर होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो ये जो किडनी की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको टफ कैप्सूल होती है, आउटर लेयर। ठीक है, और आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेड्यूला होता है। ठीक है, तो जो मेड्यूला होता है ना वो डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मासेस, जिनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलेक्सिस। ठीक है, और
कि इस डायग्राम में देखेंगे पहले तो टफ कैप्सूल हो गया, फिर आउटर कॉर्टेक्स हो गया, देन इनर मेड्यूला हो गया। मेड्यूला ही डिवाइडेड है कॉनिकल मासेस में, जिसको मेड्यूलरी पिरामिड बोलते हैं, और जो वो प्रोजेक्ट करता है क्लेक्सिस को, ठीक है। और उसके अंदर रीनल पेल्विस होता है, जो ये जगह है वो रीनल पेल्विस होती है। ये ब्रॉड फनल शेप्ड होती है रीनल पेल्विस, और प्रोजेक्शंस होती है इसमें कैलेक्सिस की, ठीक है। उसके बाद जो किडनी रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड होती है, ठीक है। और इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, यहाँ पे रीनल आर्टरी आ रही है और रीनल वेन जा रही है ना। किडनी जो पेयर्ड होती है सिचुएटेड इन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, ठीक है, T1 से L3, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, ठीक है, वर्टिब्रे पे, ठीक है। और ये जो होती है डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के जो पीछे वाली इनर वॉल होती है उससे ज़्यादा क्लोज होती है हमारी किडनी लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर में, ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा है, डॉर्सल एओर्टा है, कि जो जैसे यहीं से जो किडनी ने फिल्टर कर दिया फिर वो हार्ट में जाके पंप होगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये और जो इनर सरफेस किडनी का जैसे जो इनर सरफेस होगा ना वो कॉनकेव सरफेस होता है, इस नॉच उसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम। कॉर्टेक्स जो है मेड्यूलरी पिरामिड्स के जो बीच बीच में होगा उसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम, ठीक है। किडनी से यूरेटर आ रही हैं जो पेयर्ड हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर से मिल रही है, वो एक है, यूरेथ्रा जो है एक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये और बड़ा डायग्राम किडनी का, कि इसमें अच्छे से दिख रहा है कि लाइक ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, ठीक है। और ये जो बाहर का जो रीनल पेल्विस के पास में एरिया कैलेक्सिस, बाहर एकदम कॉर्टेक्स है, उसके बाहर रीनल कैप्सूल है, यूरेटर जा रही है, रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, ठीक है। अब ये जो जैसे मेड्यूलरी पिरामिड है ना उनके बीच बीच में रीनल कॉलम है, वहाँ पे उसको बोलते हैं हम कॉलम ऑफ वर्टीनी। इसका वेट होता है 120 से लेके 170 ग्राम, ठीक है। हर एक किडनी ना 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, हर एक किडनी पे 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल टिब्यूल, ठीक है। फिर देखते हैं फिर से नेफ्रॉन का डायग्राम। तो इसमें सबसे एफरेंट आर्टरियोल होता है जहाँ से ब्लड आता है, ये फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की, ठीक है। इसका डायमीटर भी लार्ज होता है एफरेंट वाले का, और यहाँ से ब्लड आ रहा है, और ग्लोमेरुलस से जहाँ से जा रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट ई से एग्जिट, ई से एफरेंट जा रहा है यहाँ से ब्लड कैरी अवे, ठीक है। इसी को इफरेंट में होता है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद ये अंदर की साइड ये ग्लोमेरुलर है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है उसके बाहर का अगर हम देखेंगे तो ये वोमेंस कैप्सूल होता है, ये डबल वॉल कप होता है। और जो ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल दोनों मिला के बनते हैं मालफिगियन बॉडी, रीनल कॉर्पकस, ठीक है। और मालफिगियन बॉडी, रीनल कॉर्पकस, ठीक है, और डीसीटी, पीसीटी, इन सबको ये सब ना कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, ठीक है, बाहर की जो तरफ था वहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वोमेंस कैप्सूल के आगे वो इफरेंट आर्टरी जो आगे ये जो है इधर यहाँ पर होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो हाईली कॉइल्ड होता है। उसके आगे चलेंगे तो वह हेलनेस लूप आ जाएगा। तो सबसे पहला होगा जैसे डी बनाएंगे ना ऊपर से नीचे, तो उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलनेस लूप, हेयर पिन शेप्ड होते हैं हेलनेस लूप, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर जैसे ए से बनाते हैं नीचे से ऊपर, तो वो वाली होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलनेस लूप। उसके आगे जब हम जाएंगे तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होगा जो हाईली कॉइल्ड होगा। फिर वो आगे कलेक्टिंग डक्ट होगा जो ओपन इनटू रीनल पेल्विस, दो मेड्यूलरी पिरामिड्स इन कैलेक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये जो और जो हेलनेस लूप में जो ये होती है आर्टरियोल, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, जो यू शेप्ड की होती है, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी में लूप ऑफ हेलेना शॉर्ट होती है, बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। और एक मिनट ये और कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट में कॉलम ऑफ वेलिनी होती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं मेजॉरिटी में लूप ऑफ हेलनेस ना बहुत शॉर्ट होती है और एक्सटेंड वेरी लिटल। मेजॉरिटी में लूप ऑफ हेलनेस ना बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। एक्सटेंड्स वेरी लिटल इनटू मेड्यूला कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो इनको उन्हीं को बोलते हैं कॉर्टिकल, क्योंकि वो कॉर्टेक्स में ही होती है तो उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। इनमें जब वासा रेक्टा बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होगा या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। कुछ में हेलनेस लूप बहुत लॉन्ग होती है, रन्स डीप इनटू मेड्यूला,
उसको बोलते हैं जुक्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन, किडनी का रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, उसके बाद सेक्रीशन इन ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये पहला स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि 1100 से 1200 ml ब्लड बाय किडनीज पर मिनट, हर 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होगा, जो कि 1/5 होता है ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स। जितना वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करेंगे उसका 1/5 होता है ये, ठीक है। 1100 से 1200 ml हर 1 मिनट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। देन जो सेकंड स्टेप है हमारा, रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। वो 99% तो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यूरिन रिलीज होती है 1.5 ml, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और सोडियम आयंस ना एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड होते हैं, ठीक है, एनर्जी खर्च करके। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय पैसिव, यू बिना एनर्जी के, क्योंकि अब जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये जो सोडियम है तो मतलब ज़रूरी है, तो इसके लिए तो हम एनर्जी भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो तो अपना आप ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं। यूज्ड ऑल्सो फॉर वाटर इन इनिशियल सेगमेंट्स, ठीक है। वाटर भी पैसिव ही हो जाता है इनिशियल सेगमेंट्स में। देन थर्ड स्टेप जो हमारा सेक्रीशन ट्यूबुलर सेल्स में होती है, तो इसमें क्या क्या सेक्रीट करती हैं, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। डायग्राम और देख लेंगे अच्छे से एनसीईआरटी से, ठीक है। देन ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, अब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर ना 3 लेयर्स में होता है। एक तो अभी जो हमने वो देखा था ना, माल्फिगियन बॉडी, जिसको रीनल कॉर्पुकल्स बोलते हैं, जो ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल होता है। यहाँ पे सबसे पहले ना एंडोथीलियम होगी ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। तो ये जितनी कैपिलरीज थी तो इन्हीं की ब्लड वेसल, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की एंडोथीलियम होगी सबसे पहले। देन उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद एपिथीलियम होगी बोमेन्स कैप्सूल की। तो जो बोमेन्स कैप्सूल के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। ये अरेंज्ड होते हैं इंट्रिकेट मैनर में, फिल्ट्रेशन स्लिट के जैसे या फिर स्लिट पोर्स के जैसे, ठीक है। तो उसके बाद जो ये ब्लड प्रेशर जो मेंटेन ये 3 लेयर से होगा। उसके बाद blood filtered by these membrane so finely that almost all the constituents of plasma except protein pass on to lumen ऑफ वोमेंस कैप्सूल, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये जो पोडोसाइट्स के जो इंट्रिकेट मैनर में जो सिल्ट पोर्स है ना, ये जो ब्लड इतना फाइनली फिल्टर होता है ना कि प्लाज्मा को छोड़ के और प्रोटीन, क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े पॉलीमर है, प्रोटीन हो गया, तो उनको छोड़ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना प्लाज्मा का, सब जो है पास हो जाएगा ल्यूमन में, वोमेन कैप्सूल में, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड 125 ml पर मिनट 125 मिलीलीटर 1 मिनट में फिल्टर होगा, ठीक है। फिल्ट्रेट की अमाउंट है ये। और ये चीज़ अलग थी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो 1100 से 1200 ml 1 मिनट में किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को, और ये फिल्ट्रेट है 125 ml पर मिनट, यानी कि 180 लीटर पर डे, एक दिन में 180 लीटर यानी कि 125 मिलीलीटर पर मिनट GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जैसे हमारे ये था ना कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड 1100 से 1200 ml ब्लड बाय किडनीज पर मिनट, तो ये क्योंकि ये ब्लड की वो है अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो ये है ना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड 125 ml पर मिनट 180 लीटर पर डे, ये फिल्ट्रेट जो बना ये वो है, और ये पहला वाला वो ब्लड था और ये फिल्ट्रेट है, ठीक है। तो 180 लीटर पर डे, इसको GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसके बाद जुक्ता ग्लोमेरुलर अपैरेटस, एक होता है JGA, स्पेशल सेंसिटिव रीजन, यहाँ पे सेलुलर मॉडिफिकेशन इन DCT एफरेंट आर्टरी और एट लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब जो हमने जैसे डायग्राम देखा था ना, यहाँ पे जो DCT है एक तो वो, दूसरा उसके साथ क्या है एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इन दोनों के कॉन्टैक्ट, जहाँ पे एट लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट होंगे वहाँ पर एक सेलुलर मॉडिफिकेशन होती है, एक स्पेशल सेंसिटिव एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं जुक्ता ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। देन अगर GFR हमारा कम हो जाता है
अगर हमारा GFR जो है कम हो जाता है तो वो एक्टिवेट करेगा JG सेल्स को, ठीक है। रेनिन रिलीज होगा, RENIN, रेनिन रिलीज होगा, जो ये स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, जैसे PCT, DCT, हेलनेस लूप, कलेक्टिंग डक्ट, इनका फंक्शन। तो PCT ये सबसे आने वाला क्वेश्चन है, लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। तो जो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो होता है, ठीक है, सिंपल से एकदम नॉर्मल वाला क्यूबॉइडल क्यूब के शेप का ब्रश जैसा बॉर्डर एपिथेलियम, ये होता है इसमें, इसके एपिथेलियम में सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है ये, ठीक है। PCT में क्या होता है, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। ये मेंटेन करते हैं pH एंड आयोनिक बैलेंस बाय सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस और अमोनियम, ठीक है। तो जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं PCT में, और PCT क्या करता है, pH और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है और हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम इन सबको सेक्रीट करता है, और ये एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर और HCO3- इन सबको एब्जॉर्ब करता है और सेक्रीट करता है H पॉजिटिव K पॉजिटिव अमोनिया को, और pH और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करता है। हेलिस लूप की जो असेंडिंग लिम्ब होती है ना, इधर साइड वाली, नीचे से ऊपर जाने वाली असेंडिंग लिम्ब, वो रीअब्जॉर्प्शन करती है मिनिमम, मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ना इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, ठीक है। वाटर को तो जैसे हमने ऐसे याद किया था कि सबसे पहले डिसेंडिंग आ रहा है, उसके बाद असेंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई भी आया तो सबसे पहले हम उसको पानी के लिए पूछते हैं, वो, ठीक है। तो हम तो DCT डिसेंडिंग जो है परमेबल होगा वाटर के लिए, लेकिन खाने पीने के लिए नहीं पूछते, ठीक है। इम्परमेबल होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और जो असेंडिंग लिम्ब होता है ना, उसके बाद जैसे वो थोड़ा ज़्यादा देर रुका तो फिर उसको हमें खाने पीने के लिए भी पूछना पड़ेगा। तो ये परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, लेकिन इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स असेंडिंग लिम्ब में इम्परमेबल वाटर के लिए, परमेबल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, पैसिवली भी होता है, एक्टिवली भी इलेक्ट्रोलाइट्स पर होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं, वाटर ही अंदर बचा हुआ है असेंडिंग में, तो फिल्ट्रेट जो है अंदर है वो डाइल्यूट है ना, और वो डाइल्यूट है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं ना, तो वो हाई ऑस्मोलैरिटी कर रहे हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की, परमेबल होता है वाटर के लिए, इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि सारा पानी वो बाहर जा रहा है, तो जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेट हो जाएगा, ठीक है। DC, उसके बाद हम बात, तो ये हो गया हमारा हेलिस लूप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं DCT की। इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस, हाइड्रोजन, ऑल्सो HCO3 नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, जैसे सोडियम की, वाटर की और हाइड्रोजन कार्बोनेट की, ठीक है। तो जैसे PCT में भी HCO3 नेगेटिव जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक है, वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहे थे ऊपर वाले में 70 से 80% है, और न्यूट्रिएंट्स इसमें सोडियम आयन है, ऊपर वाले में सोडियम आयन नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो था ही, ठीक है। उसके बाद ये भी सेक्रेट करेंगे सोडियम, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया से, ये तीन चीज़ें सेक्रेट करेंगे। और PCT ने भी यही चीज़ सेक्रेट की थी, H+, K+ और NH3 मेंटेन करते हैं ये भी pH को और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को ब्लड में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट, ये कॉर्टेक्स से लेके मेड्यूला तक होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है, प्रोड्यूस कंसनट्रिक यूरिन, क्योंकि सारा इसने वाटर फिल्ट्रेट में से एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो जो फिल्ट्रेट जो बचा वो कंसनट्रेटेड तो हुआ, वही यूरिन होगा, ठीक है। अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल, कीप ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कीप ऑस्मोलैरिटिक मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो भी हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस को भी सेक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट के
कंसंट्रेट होने का मैकेनिज्म, ठीक है। फ्लो फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन, हेलेज लूप में ही अलग अलग जा रहे हैं तो इसी को बोलते हैं काउंटर करंट पैटर्न, ठीक है। फ्लो ऑफ वॉसर एक्टा में भी तो ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, और ये क्या कर रहा है, जैसे बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स निकालना है तो इंक्रीज कर रहा है ऑस्मोलैरिटी की को इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल में, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। इनर मेड्यूला की होती है 1200 और आउटर मेड्यूला की होती है 600। तो सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे बाहर की साइड 300 वाला कॉर्टेक्स, उसके बाद बाहर वाला मेड्यूला 600, उसके बाद अंदर वाला मेड्यूला 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। ग्रेडियंट कॉज्ड बाय NaCl और यूरिया, इनके अंदर बाहर करने से ग्रेडियंट कॉज्ड होता है, ठीक है। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासर एक्टा। NaCl जो ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे असेंडिंग लिम्ब है हमारा साइड वाला, उसने NaCl को ट्रांसपोर्ट किया और वो चला गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासर एक्टा की में, ठीक है। NaCl रिटर्न टू द इंटरस्टिशियल बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासर एक्टा। तो अभी क्या हुआ कि NaCl असेंडिंग लिम्ब से जो ट्रांसपोर्ट हुआ था वो एक्सचेंज हो गया वासर एक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। वहाँ से ये डिसेंडिंग से असेंडिंग में गया वासर एक्टा की, और वासर एक्टा की असेंडिंग से ये NaCl रिटर्न कर गया इंटरस्टिशियम में, ठीक है। उसके बाद यूरिया लेस अमाउंट में एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलेज लूप विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय CT, ठीक है। जैसे यूरिया क्या करता है, यूरिया में एंटर द थिन सेगमेंट, एक मिनट, हेलेज लूप की असेंडिंग लिम्ब में हेलेज लूप की असेंडिंग लिम्ब में यूरिया ने एंटर किया, वो फिर से ट्रांसपोर्टेड हो गया, फिर से और विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट, फिर से वो कलेक्टिंग डक्ट में आया, फिर से वो बाहर आ गया इंटरस्टिशियम में, फिर से वो असेंडिंग में गया, तो ऐसे आता रहता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। स्पेशल अरेंजमेंट होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन ग्रेडियंट इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम हेल्प्स इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जिससे कि जैसे बाहर अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, तो बाहर का जो है हाइपर टोनिक हो जाएगा, ठीक है। बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो पानी कम हो गया, तो अंदर पानी ज़्यादा हो गया है ना कलेक्टिंग डक्ट में, जिससे कि पानी कलेक्टिंग डक्ट से आराम से बाहर आ जाए और यूरिया जो है कंसंट्रेट हो जाए, ठीक है। ह्यूमन किडनी जो है यूरिन 4 टाइम्स कंसंट्रेट करती है देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद ये बहुत मेन चीज़ आ रही है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की बात करते हैं, तो रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, JGA एंड हार्ट, ये 3 चीज़ें हार्ट के कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, JGA और ये करता है। अब कैसे कैसे करता है ये देखते हैं। तो अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम, आयोनिक कंसनट्रेशन, अगर ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू रिलीज वेसोप्रेसिन, जिसको हम ADH बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम न्यूरोहाइपोफिसिस। न्यूरोहाइपोफिसिस होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो अगर जैसे हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव होते हैं, तो वो स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को कि वो ADH को, वेसोप्रेसिन को रिलीज़ करे, एंटी डायरेटिक हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो वो क्या करता है कि वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है DCT से और CT से, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट को और ये DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, यहाँ से जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जैसे कि क्योंकि ब्लड के वॉल्यूम में कम हो गया ना वाटर, तो हम अगर उसको एक्सक्रीट थोड़ी करना है हमें, तो उसको फिर हमें रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। इसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है डायूरियसिस को, ठीक है। और ये क्या कराएगा कि वो ब्लड के वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा,
ठीक है। ब्लड के जैसे ही वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ तो ब्लड के वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। इससे डायलिसिस को प्रिवेंट करने से क्या हुआ, इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी के जो फ्लूइड है वो उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। जैसे ही इंक्रीज हो गए, अपना काम हो गया, तो स्विच ऑफ कर देंगे ऑस्मो रिसेप्टर को और सप्रेस कर देंगे ADH को, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस का काम। देन दूसरा अगर हम देखेंगे जिसमें हार्ट और JG इंक्लूडेड हो, अब जैसे क्या हुआ, ब्लड प्रेशर अगर हमारा कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि लिवर में होता है हमारा, लिवर सेक्रीट करता है ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। लिवर सेक्रीट करता है ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, वो होता है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो JGA सेल्स, JG सेल्स, जो अभी हमने ये JGA पढ़ा था, जुक्ता ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये जो DCT और एफरेंट आर्टरियोल से के पास सेलुलर मॉडिफिकेशन थी, जहाँ पे JG सेल्स से जो रेनिन रिलीज करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका काम है कि एंजियोटेंसिनोजेन, रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन लंग्स से ACE निकलता है, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है ये, ठीक है। जैसे ही कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और ये क्या करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स को मैसेज करेगा कि एल्डोस्टेरॉन को सेक्रीट करवाओ, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन निकलेगा तो वो क्या करता है कि सोडियम आयंस वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है, रीअब्जॉर्ब करवाता है DCT में से, ठीक है। तो जैसे ही वाटर अगर रीअब्जॉर्ब होगा तो ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी और वैसो कंस्ट्रिक्ट होगी, तो वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी का काम हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और GFR बढ़ गया, ठीक है। डायलिसिस भी प्रिवेंट हो गई। लेकिन अगर जैसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हार्ट की एट्रिया में क्या प्रोड्यूस करता है, ANF, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, ये इनहिबिट करता है रेनिन को और रिलीज करता है Na को ब्लड में और वेसो को डायलेटर करते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये हार्ट का जो मैकेनिज्म था, इस और ऊपर वाला था रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन मैकेनिज्म, ठीक है, जहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और ये जो हार्ट का है, तो ये हार्ट वाला जो सिस्टम है वो चेक्स करता है एंजियोटेंसिनोजेन मैकेनिज्म को, मतलब अपोजिटली वो, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर कम कर रहा है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ANF क्या करता है, रिलीज Na करता है। इसलिए कभी हम बोलते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया हो, है ना, तो वो नींबू पानी पियो, तो उसमें आयंस होंगे, तो वही जैसे हार्ट रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिक न्यूट्रिशन की। मिक न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन का रिलीज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे नेफ्रॉन्स जो होते हैं और वो यूरिनरी ब्लैडर में, नेफ्रॉन से जो हमारे यूरिया निकला वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ टिल वॉलंटरी सिग्नल बाय CNS, सिग्नल इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर व्हेन इट फिल्स। नेफ्रॉन में यूरिया बना, वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, ठीक है। और जैसे ज़्यादा स्टोर होने लग गया तो वहाँ की जो यूरिनरी ब्लैडर की जो स्ट्रेच होने लगेगा भरने के बाद, तो वहाँ से सिग्नल इनिशिएट होगा CNS से। तो जैसे वॉलंटरी सिग्नल मिलता है तब तक के लिए स्टोर होता है, उसके बाद वो निकल जाता है। इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन वॉल्स ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू CNS, जैसी सिग्नल स्ट्रेच रिसेप्टर पे कि वॉल पे ब्लैडर की पे रिस्पॉन्स पे वो हुए, तो उसने क्या किया कि सिग्नल को सेंड किया CNS पे। CNS ने क्या किया, मोटर मैसेज किया, मोटर को मतलब मैसेज किया और इनिशिएट किया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट किया। इस साइमल्टेनियसली रिलैक्स ऑफ यूरेथ्रल स्पिंस्टर और उससे यूरिन रिलीज हो जाएगा। वैसे ही जैसे CNS के मोटर मैसेज आया, मिक न्यूट्रिशन रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, तो उसने क्या किया, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया और यूरेथ्रल के स्पिंस्टर को रिलैक्स किया, ठीक है। तो यूरिन रिलीज हो जाएगा। लाइट येलो कलर का होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होती है। ये जो है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक निकलता है। स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका pH 6 होता है, ठीक है। ये तो यूरिन है। उसमें
25 से लेके 30 ग्राम यूरिया होता है एक्सक्रीटेड आउट पर डे, 25 से 30 ग्राम, ठीक है। एनालिसिस ऑफ यूरिन जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। अगर उसमें ग्लूकोज आ रहा है, ग्लाइकोसूरिया जिसको हम बोलते हैं यूरिन में, और अगर उसमें हार्मफुल कीटोन बॉडीज आती है, उसको कीटोन यूरिया बोलते हैं यूरिन में, वो इंडिकेटिव होता है कि बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस है। ये क्वेश्चन आया था 2020 में, ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, और ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन करवाते हैं, जैसे हमारे लंग्स, ये 18 लीटर पर डे, एक दिन में 18 लीटर CO2 को और सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं लंग्स, वाटर और CO2 को 18 लीटर पर डे, ठीक है। और लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होती है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लिवर, सेक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बाइल, वो लिवर जो है सेक्रीट करता है बाइल, उसमें सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन्स, ड्रग्स। तो मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस पासेस आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, इसमें से बहुत सारे डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ पास हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा फीसिस का ब्राउन कलर इसी की वजह से आता है, बाइल की वजह से। द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट करते हैं स्वेट को। कंटेनिंग स्वेट में, पसीने में क्या क्या होता है, यूरिया, NaCl और लैक्टिक एसिड, ठीक है। पसीने में NaCl, तभी तो वो खट्टा लगता है, ठीक है। तो पसीने में क्या क्या होता है, स्वेट, वो कंटेनिंग NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये स्वेट ग्लैंड में होता है, ठीक है। एक मिनट, ये स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड के रोल देखते हैं। तो स्वेट ग्लैंड एलिमिनेट करता है स्वेट को, जिसमें NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड होता है, जो फैसिलिटेट करवाता है कूलिंग। और सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट करता है स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सिस थ्रू सीबम, ठीक है। सलाइवा में कुछ स्मॉल अमाउंट के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो भी एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, ठीक है। एक होता है यूरीमिया, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, हाईली हार्मफुल, में लीड किडनी फेलियर। जैसे एक यूरीमिया बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, किडनी अगर ख़राब होने लगती है, फंक्शन ढंग से नहीं करती है, तो ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को, यूरिया को निकालती है बाहर। लेकिन अगर किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिया एक्यूमुलेट होगा, ब्लड में बाहर नहीं निकल पाएगा, जो कि हार्मफुल होता है। तो इसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो फिर उसको हम यूरिया को रिमूव करते हैं हीमोडायलिसिस में। इसमें क्या होता है, ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी से ब्रेन को ड्रेन करते हैं, पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट, उसको हम डायलिसिंग यूनिट में पंप करते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर एडिंग एंटीकोआगुलेंट हेपेरिन, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सलेट भी होता है, ठीक है। तो जो हेपेरिन को एंटीकोआगुलेंट होता है कि जैसे ब्लड बाहर आएगा तो कोआगुलेट ना करे, तो एंटी कोआगुलेंट हेपेरिन को ऐड करते हैं हम, तो ब्लड कन्वीनियंट आर्टरी से डायलिसिंग यूनिट में बाहर में आता है, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। तो डायलिसिंग यूनिट में क्या होता है, कंटेन सेलोफेन ट्यूब surrounded by dialysing fluid, same composition as that of plasma except nitrogenous waste, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के सेम टू सेम कंपोजिशन होता है जो प्लाज्मा का होता है, ठीक है। सेलोफेन ट्यूब होती है। तो क्यों ऐसा होता है कि वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, ब्लड में है, तो वो हाई कंसनट्रेशन से लो में मूव करेंगे और ब्लड जैसे यूरिया जो एक्यूमुलेट हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। तो जो पोरस सेलोफेन होती है उससे पासेज होती है बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, वेस्ट रिमूव होता है, ब्लड को क्लियर करता है, फिर से हम उसको एंटी हेपेरिन को मिला के पंप बैक कर देते हैं वीन में, ठीक है। वेन में आर्टरी से निकालते हैं, वेन में डालते हैं। देन एक्यूट रीनल फेलियर अगर होता है तो उसको हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, अल्टीमेट मेथड है ये, तो लास्ट में कुछ ना हो तो। और जैसे रीनल कैलकुलाई होता है, इसमें स्टोन या फिर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइट सॉल्ट होते हैं, ऑक्सिलेट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी में क्रिस्टलाइट सॉल्ट ऑक्सिलेट्स के इनसॉल्युबल मास स्टोन ये बन जाते हैं, इसको रीनल कैलकुलाई पथरी बोलते हैं इसको। और एक होता है ग्लोमेरुलो नेफ्रोटाइसिस, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुली में। तो ओके, सो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है NCERT से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।